व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज। और आप कौन है वो तो आपको ही पता है। सो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का, जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब अच्छा बार बार बोल दिया ना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिना बकवास के हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा तो लगेगा इसलिए लाइक कर ही दो, और चैनल भी बहुत अच्छा है इसलिए सब्सक्राइब कर ही दो। बस ये दोनों ही चीज़ें करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो अब ये जो है ना, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही होंगी आपको। ठीक है। अब इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होती हैं, तो इन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। पर बेसिकली ये जो इंडियन इकोनॉमी जो है, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको इस चैप्टर में क्यों लाया या फिर हमारे 10th के कोर्स में क्यों है ये इसलिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा मेन है। भले ही अगर ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर हमारे कहीं काम नहीं आने वाले, पर जो जीडीपी है और नीति आयोग है, ये वाले सारे काम तो हमारे काम आएंगे ना। सो इसीलिए इन्हीं टॉपिक्स के लिए हमको ये चैप्टर दिया गया है। तो अब बिना चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ है हम लोग इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में है। और डिफरेंट भी अनलिमिटेड नहीं है, वो सिर्फ 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी से तो पता चल ही रहा होगा कि प्राइमरी का मतलब क्या है। प्राइमरी का मतलब वो सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स हैं, और फिर वो आगे जाके सेकेंडरी में जाते हैं, जिससे कि उनसे कुछ नई चीज़ें बनती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अपन इनको कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो अब प्राइमरी सेक्टर को अपन प्राइमरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग है। अगर आपको सेकेंडरी यूज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले उसका रॉ मटेरियल रेडी रखना पड़ेगा, तब आप उसको कुछ मैन्युफैक्चर बना सकते हो। और जहाँ बात टेरिटरी के सेक्टर की है, तो टेरिटरी सेक्टर यानी वो सेक्टर्स होता है जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स। ठीक है। सो ये हमारे सेक्टर्स हैं। सो और तो और ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इसको अपन एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो है ना, ये मेनली नेचर पे होता है, पर पूरी तरह से ये नेचर पे डिपेंड नहीं होता। ये थोड़े से और इश्यूज भी होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, जिनके वजह से इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है। तो चलो अब अपन और आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में अपन कुछ जानते हैं। तो नोट्स के बारे में जिनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नोट्स कहाँ गए, तो नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में सो रहे हैं, जाके जगा दो उनको। अब उनके जगने का टाइम हो चुका है। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है ना, उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं और कुछ अलग चीज़ बना देते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से। ठीक है। और इसको अपन बहुत सारे अलग अलग नाम है, जैसे इसका एक नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इसमें बेसिकली इंडस्ट्रीज होती हैं इसलिए। ठीक है। और अब अगर अपन आगे आते हैं तो ये आता है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। ये टेरिटरी सेक्टर जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से बहुत ज़्यादा अलग है। दिस इज़ एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये कुछ कर नहीं रहा, पर ये कुछ ना करते हुए भी सबसे ज़्यादा मेन रोल में। कैसे? क्योंकि देखो, जैसे रॉ मटेरियल रेडी हो गया, आपने आपके लैंड पे वीट उगा लिया और वीट रेडी पड़ा है आपके पास, पर अब उसको जाना है मील्स पे, वीट फ्लावर मिल में। तो वो वहाँ पे कैसे जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है, तो अब वो कैसे जाएगा? तो इसमें हेल्प करेगा आपका टेरिटरी सेक्टर। तो ये वो सेक्टर है जो आपके वीड्स को लेके जाएगा और फ्लोर मिल्स में देके आ जाएगा। फिर फ्लोर मिल से यही जो है ये रिटेल्स में और होलसेलर प्राइजेस में बेचा जाएगा। उसमें भी आपका टेरिटरी सेक्टर हेल्प करेगा। तो कुछ भी करो, टेरिटरी सेक्टर का रोल तो इसमें है ही है, दोनों ही सेक्टर्स में, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। और इस सेक्टर को अपन एक और नाम से जानते हैं, वो होता है सर्विस सेक्टर। ठीक है। और अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, चाहो तो कर लो, बहुत ही अच्छे हैं। इससे मेन कॉन्सेप्ट मीन्स समझ में आ जाएगा। और इसके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस तो अपन भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। ठीक है। अब अपन आते हैं कंपेयरिंग द 3 सेक्शंस। अब वो जो तीनों सेक्शंस है ना, अब उनको अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो
The various production activities in the primary, secondary, and tertiary sectors produces a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. तो अब क्या होता है? How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? तो अब अपन ऐसा कैसे काउंट करते हैं यार? एक एक गेहूं के दाने को तो गिनने से रहे अपन, तो इसको अपन ऐसे काउंट करते हैं कि with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars, computers, nails, and furniture. It won't make sense, right? You are right in thinking so. To get around this problem, economics suggests that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual. तो ना अपन को वैल्यूज़ जो हैं गुड्स और सर्विसेज के, उनको ऐड करना है, ना कि उनकी थिंग्स को. ठीक है, अपन को वीट को ऐड नहीं करना है, अपन को वीट की जो वैल्यू है उसको ऐड करना है. जैसे कि 10,000 kgs है वीट है, तो वो 8 पर kg 8 पर किलो के हिसाब से वो जा रहे हैं, तो उसकी प्राइस होगी 80,000. ठीक है, और द वैल्यू ऑफ 50,000 5,000 कोकोनट्स ऑफ ₹10 पर विल बी 50,000. तो ऐसे अपन इनकी वैल्यू को देखते हैं, थिंग्स को नहीं देखते कि इतने गेहूँ हैं, इतने कोकोनट्स हैं. नहीं, अपन इनको नहीं देखते, अपन ये देखते हैं कि कितना उसमें, कितनी उसकी वैल्यू है. क्योंकि भाई इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक मीन्स क्या? मनी. बेसिकली मेन रोल इसमें मनी का ही होता है. तो अब देखो ऐसा देखना. हाँ, तो ये है हमारे, क्या नाम है इनका, किधर गया यार, इनका कुछ तो नाम था, छोड़ो, इनका अभी कोई नाम है नहीं. तो देखो, अभी एक फार्मर है, ठीक है, इन्होंने गेहूँ उगाए अपने लैंड पे और फिर इन्होंने किसी को बेच दिए. ठीक है, मिल ग्रेन्स को इन्होंने दे दिया. तो इन्होंने जब दिया ना, तो वो था 8 पर kg उन्होंने ऐसा लिया गेहूँ, जो मिल्स वालों ने ऐसा लिया. तो मिल वालों ने क्या किया, उस गेहूँ को ग्राइंड किया और फिर उसका फ्लावर बना दिया और उनको बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 पर kg में. मीन्स उनको अगर अपन देखें तो अगर 1 रुपये पर kg का अगर उनको लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी में और ऐसा सब कुछ में, तो अभी उनको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हर एक किलो में, हर एक kg में. ठीक है, अब वो जो 10 पर kg वाला जो उन्होंने लिया था ना, तो अब क्या करती है बिस्किट कंपनी जो है ना, वो फ्लावर और थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि शुगर, ऑयल को और बिस्किट के जिसमें पैकेट्स जो होते हैं उनको यूज़ करके वो एक फाइनल मैन्युफैक्चराइज्ड प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसको अपन कहते हैं पार्ले जी बिस्कुट. नहीं सॉरी नहीं, तो हाँ, तो उनको अपन बिस्किट्स कहते हैं. तो अब वो जो 8 kg पर जो वीट था, फ्लावर था, वो अब बन चुका है 60 रुपये का एक पैकेट. या दैट्स सो कॉल्ड एज प्रोग्रेस. तो अब अपन इनिशियली नहीं देख रहे, मतलब फाइनली उनकी क्या रेट है. जैसे अपन ऐसा नहीं देख रहे कि 8 पर kg है उनकी प्राइस. नहीं, अपन ये नहीं देखेंगे, अपन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की क्या वैल्यू, अपन उनको देखते हैं. ठीक है, तो अब intermediate goods are used up in producing final products and services. The value of final goods already included the value of all intermediate goods. मतलब कि ये जो 60 रुपये का जो बिस्किट है, इसके अंदर मील का भी आ गया और वीट की भी प्राइस आ गई, दोनों का मिक्सचर इसके अंदर आ रहा है. तो वीट की और मील की जो ग्राइंडिंग की जो प्राइस है उसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में वो वैसे भी आ रहा है. ठीक है ना. तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो ये बोल्ड किया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं अपन पहले. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. बस इतने से सेम से डिफाइंड है, पर किसकी? ये है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. मतलब कि इसमें जो सम होता है प्रोडक्शन ऑफ इन 3 सेक्टर्स की व्हाट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब कि जैसे 3 सेक्टर्स हैं, उसमें अगर तीनों सेक्टर्स में अपन कम रेट पे देखते हैं, तीनों सेक्टर्स में अगर 10-10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10-10 मिला के 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है. फिर उसकी परसेंटेज चाहो तो भी निकाल सकते हो. अब जो डेवलपिंग, ऐसा बहुत सारा बार न्यूज़ में आता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जीडीपी बहुत हाई है, बहुत ऊपर जा रहा है, और इंडिया का जीडीपी कम जा रहा है. तो इसके क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि हमारे जो तीनों सेक्टर्स है वो लो चल रहे हैं एज के उनको जितनी स्पीड से चलना चाहिए था.
तो इंडिया द मेमथ, शायद मेमथ ये है टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। इस लाइन को मार्क कर दो, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हिस्टोरिकल चेंज क्या है सेक्टर्स में, देखो ये ना इस ग्राफ से समझ सकते हो क्या है, ये रहा ये ग्राफ। तो इसमें पहले क्या हुआ, जो ये ब्लू कलर का जो है ये है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब जो ऑरेंज कलर का है वो सेकेंडरी सेक्टर, और जो हमारा ग्रीन अजीब सा ग्रीन कलर है वो हमारा टेरिटरी सेक्टर। तो अब इसमें अपन को साफ तरीके से दिख रहा है कि पहले जो था वो प्राइमरी जो सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर और नेचुरल प्रोडक्ट्स वाला, उसकी ग्रोथ अच्छी थी। पर फिर टेरिटरी सेक्टर्स ने इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया कि कोई भी सेकेंडरी सेक्टर उसके कंपैरिजन कर ही नहीं सका, ठीक है। तो हमारा टेरिटरी सेक्टर बहुत हाई हो गया। पर ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा हुआ है हमारे सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, वो है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके रीज़न। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो क्या हुआ, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टेरिटरी सेक्टर। एज रिजल्ट द टेरिटरी सेक्टर इमेज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, या फिर इंडियन जीडीपी अपन कह सकते हैं। तो ठीक है, अब पुलिस, तो अब इसमें क्या आता है, फर्स्ट इन एनी कंट्री सर्वाइवल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, police stations, courts, etc. are required. This can be considered as basic services in a developing country. Yes. Second, अब दूसरी चीज़, तो इसका बढ़ने की क्या है बताएं, इसके बढ़ने का ये मतलब है कि हमारे अंदर टेरिटरी यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं, यानी कि बैंक है और डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन है, डिफेंस है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इनकी ग्रोथ हुई है, इसलिए हमारा टेरिटरी सेक्टर भी इंक्रीज़ हुआ है। अब ये किसके लिए, ये जो है ना ये है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ठीक है ना। तो अब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन ग्रेटर जो है, सो ठीक है ना। तो ये मतलब हमारा शेयर का ग्राफ है, ठीक है। थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools, professional trainings, etc. You can see this change quite surely in the cities, especially in big cities. ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, मैं इतना सब कुछ ही बताना चाहता था, मैं ग्राफ बताना चाहता था, इसलिए मैंने बुक को ओपन किया था। और ये गुड बनाने वाला बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मेरे को ये दिखाना था बस, क्योंकि भाई कुछ के पास बुक तो भाई सबके पास होती है, ठीक है ना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये, इसलिए मैं सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अब मैं एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, फिर उससे अपन आगे पढ़ते हैं। सो ओके, ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपन और पढ़ लेते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। अब राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर, इसमें अच्छे से पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो ये देख लेते हैं अपन। इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। इसकी वजह से भी टेरिटरी सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यही है टेरिटरी सेक्टर्स। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ना हल्का सा भी ऊपर होगा ना, तो ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है ना, टेरिटरी, ये डबल हो जाएगा। तो द डेवलपमेंट ऑफ ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड सोर्स, तो ये एक ही पॉइंट को दो बार है। एज इनकम लेवल्स राइज, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज like tourism, shopping, private hospitals and private schools and etc. Over the past decades, also certain new services such as those based on information and communication technologies. अब discussed unemployment, ये क्या भाई, तो more people engaged in than the people required for work. People do less work than the efficiency. मतलब ऐसा है कि जैसे आप आपके बाल बना रहे हो, आपके बाल बनाने के लिए सिर्फ एक जना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम एक जना चाहिए, और एक जने से बाल भी बन जाएंगे। पर अगर वही बाल आपके 50 जने बना रहे हैं, उनका कुछ काम नहीं है, फिर भी वो वहाँ खड़े हैं, तो क्या हो रहा है, ये वो
वो अपने आप को ऐसा कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट है, पर वो उससे कुछ मतलब नहीं है उनके एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जैसे कि एक स्मॉल लैंड है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर का उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर वहाँ पे कोई मतलब नहीं है यार, उनका इतना सारा कुछ काम ही नहीं है और उनके लिए काफ़ी भी नहीं होगा वो, ठीक है। अब नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005, मत पता है 2005 है वो, तो इसको अपन मनरेगा भी कहते हैं। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको देख लो। ये 10th में, ये हमारे 8th क्लास से आ रहा है, समझ रहे हो ना। 8th में आया, 9th में भी आया, अब 10th में भी आया है और 11th और 12th में भी आएगा, ऐसा मेरे टीचर्स कहते हैं। 100 डेज वर्क, मेरे टीचर्स मतलब क्या, मैं भी 10th में तो हूँ, मैं कोई बड़ी क्लास में थोड़ी हूँ क्या। वर्क guarantee is near by the government. If government falls in its duty to provide employment, it will give अनएम्प्लॉयमेंट अलोनेस, मतलब कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाती है तो वो ऐसे ही मनी दे देगी उनको। क्या बात है भाई साहब। टाइप्स ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड, तो जैसे कि कहीं पे रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए नरेगा चालू कर देते हैं, कहीं पे कोई पेड़ लगाने तो उसके लिए भी नरेगा चालू कर देते हैं, कहीं पे कोई बिल्डिंग बनानी है नरेगा चालू कर दो, कहीं पे साफ सफाई अभियान करना है नरेगा चालू कर दो, बस यही तो है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, ये वो सेक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट में रेगुलर होते हैं और ये रजिस्टर्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट के और फॉलोज वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि एकदम डिसिप्लिन वाले होते हैं। इट हैज़ स्मॉल फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीड्यूर्स। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल सेक्टर्स यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड एंड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उसमें मनी की सिक्योरिटी होती है, लाइफ की सिक्योरिटी होती है, बाकी इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटीज़ होती है जिनकी होनी चाहिए। दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दिस आर नॉट फॉलोअर्स, मतलब ये ऐसा ही है कि अनऑर्गेनाइज में बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं पर फॉलो कोई नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर एज आई हैव टोल्ड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये वेबसाइट है, यहाँ से मिलेगा तो ले लेना, नहीं तो वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं दे ही रहा हूँ। तो मैं बुक में देखा है मैंने, अब इसके बाद इसमें कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ कि अपन अब से एक शॉर्ट्स की सीरीज़ आएगी जिसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे कि एग्ज़ाम में अपन आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे जल्दी बहुत सारी ट्रिक्स है, अभी मैं ओपन नहीं करूँगा। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, डेट्स योर ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, आपकी ड्यूटी है सब्सक्राइब करना। मुझे पता है एंजॉय आए, मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी था और इसको देखो बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं सिर्फ इसको 5 मिनट में समझा सकता हूँ। कैसे, एक क्विक है, देखो एक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है और उसको नेचुरल सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो। टेरिटरी जो कोई पब्लिक सर्विस दे रही होती है वो, या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा कि जो ऐसा है कि पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा अच्छे ग्रोथ में था, फिर उसके बाद जो है वो हमारा टेरिटरी सेक्टर ग्रोथ में आया, और फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, फिर बताऊंगा कि फिर जीडीपी यह होता है, फिर मैं बताऊंगा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज ऐसा होता है, और चैप्टर ख़त्म 5 मिनट के अंदर। पर इसको मैंने थोड़ा सा खींचा है क्योंकि इसके थोड़े से पॉइंट्स थे वो इम्पोर्टेंट थे इसीलिए। सो थैंक यू वेरी मच।